going to start motion in 2 dimensions. इसके प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़े थे मोशन इन 1 डायमेंशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन. देखिए 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश मीन्स नेगेटिव वाई, एक्स डैश नेगेटिव एक्स. एक पार्टिकल जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर के कुछ इस तरह से मूव कर रही है. सोचो कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है, कितना लिख दो, 5 किलोमीटर पर आवर. और यहां से एंगल है 45 डिग्री, मीन्स बीच से जा रहा है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच से फर्स्ट क्वाड्रेंट में. इसका मीनिंग ये है. अब मैं पूछूं कि क्या इसका डायरेक्शन एक्स में है या वाई में है, तो आपका आंसर होगा सर ये दोनों कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है. देखो ना, t इज इक्वल टू 0 पे इसका कोऑर्डिनेट है 0 0. मैंने ऐसी चीजें आपको सिखाए हैं. और आफ्टर सम टाइम, लेट आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर इसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाएगा. मीन्स पार्टिकल देखो ओरिजिन से यहां पहुंच गया. क्या यहां पर x और y कोऑर्डिनेट्स जितना पहले था t इज इक्वल टू 0 पे उतना ही है? तो नहीं. जैसे जैसे टाइम पास हुआ इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ. देखो ना, अभी दोनों 0 0 था. अब x की कुछ वैल्यू होगी, y की भी कुछ वैल्यू होगी. तो टाइम के साथ अगर x कोऑर्डिनेट चेंज करता है तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में मोशन में है. इन द सेम वे इफ विद टाइम y कोऑर्डिनेट चेंज करता है तो आपको कंसिडर करना है कि ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में भी मोशन में है. हमें क्लियर? मीन्स यहां कितने डायमेंशन में मोशन हो रहे हैं? तो 2 डायमेंशन, मीन्स x में भी और y में भी. तो साइमल्टेनियसली अगर ऑब्जेक्ट x और y दोनों में मूव करता है तो ऐसे मोशन को बोला जाता है 2 डायमेंशनल मोशन. और निकालना भी आसान था कि आफ्टर गिवन टाइम वो x में कितना मूव किया उसे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे, y में कितना मूव किया दैट इज कॉल्ड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. आपको एक फॉर्मेट बताया था, इफ दिस एंगल इज थीटा विद x एक्सिस, तो मैथमेटिकली आप फाइंड कर सकते हैं कि वो x कंपोनेंट क्या होगा. दिस इज O, A एंड B. मीन्स OB को हमने बोले थे x कंपोनेंट. मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं वो भी क्या होगा, x कंपोनेंट. और x कंपोनेंट का आप मीनिंग समझ गए होंगे कि x में वो कितना मूव किया. ठीक है. और मैं आपको बता दूं कैसे मैं लिखता था. ये भी है जिसके साथ एंगल बन रहा है ना, तो वाला पार्ट होता था, वो कंपोनेंट होता था x cos थीटा, यानी कि v cos थीटा, v cos थीटा. और दूसरा वाला जो पार्ट होता था जिसको बोलते थे y कंपोनेंट, यहाँ पे ए बी है, क्या कहलाएगा, y कंपोनेंट. और ये होता था v sin थीटा. आप ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं कि ये पार्ट क्या होगा, ये बी क्या होगा. और ये भी y कंपोनेंट कहलाएगा. और यहाँ अगर ये v है, ये थीटा है, तो इट बिकम v sin थीटा. इट विल बी y कंपोनेंट एंड दिस इज x कंपोनेंट. ऐसा मैंने आपको बताया था. आपको शॉर्टकट याद रखने के लिए कि जिसके साथ एंगल बन रहा है, यहाँ x के साथ एंगल बन रहा है ना, तो अगर ये v है, ये थीटा है, तो ये v cos थीटा हो जाएगा ये पार्ट. और क्या लगा है, x कंपोनेंट. एंड जो अदर पार्ट होंगे इट विल बी v sin थीटा और इसे बोलेंगे y कंपोनेंट. क्लियर?
तो बेसिकली मैं आपको रिपीट ये कर रहा हूं कि आपको समझ आए कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। बस एक लाइन आपको याद रखनी है कि ऐसा पार्टिकल का मोशन जिसमें उसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और यहाँ कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक्स भी और वाई भी, तो ऐसे मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। अब आते हैं पॉइंट पे। मैं आपको ये रिवाइज करा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ पर फिर मैं अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की बात करूंगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही 2 डायमेंशनल मोशन आए तो आपको माइंड में ये फिगर सेट हो जाना चाहिए। क्लियर? आइए अब हम लोग सीखते हैं आज का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं इसे रफ करता हूं। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो मोशन इन 2 डायमेंशन होगा। देखिए हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं। हेडिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। ऑब्जेक्ट which is being projected is known as projectile motion. Projectile is known as projectile, and the motion of this projectile is projectile motion. अगर मैं इस स्केच पेन को प्रोजेक्ट करता हूं किसी एंगल पे या ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कोई प्रोसेस नहीं है, सुनने से ऐसा लगता है। प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है। जिस ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब इसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से प्रोजेक्ट किया जा सकता है, थ्रो किया जा सकता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो किया गया है। एक लेवल में बना लेता हूं, मीन्स यहां से थ्रो किया गया है और ये ऑब्जेक्ट बिर वापस ऐसे आ जाती है। ये कॉमन प्रैक्टिस की बात है, आप भी एक बार करके देखिए। हाँ, ध्यान रहे किसी को चोट नहीं लगे। तो दिस इज एक्स and this is y। देखना ध्यान से इसी बोर्ड में, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज वर्टिकली y एक्सिस। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं x के साथ कुछ एंगल से थ्रो करता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पाथ, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस की बात है। आप जब इसे थ्रो करते हैं तो ये वापस कुछ ऐसे एंगल से चला जाता है, बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने यहां पे बनाया है। ऐसे थ्रो करेंगे तो ऐसे ही चला जाए। ऐसे मैं थ्रो करूंगा लाइक दिस। हम लोग सीखेंगे कि एक गिवन एंगल पे और एक गिवन वेलोसिटी से, है ना, एक गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से और एक गिवन एंगल पे जब किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाए तो वो मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी है
वो वर्टिकल डायरेक्शन में कम होती जा रही है। अगर मैं यहां दिखाऊं कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना, तो इतना होगा, एंड दिस इज एक्स कंपोनेंट। आफ्टर सम टाइम इसके वर्टिकल कंपोनेंट कुछ कम हो गए, बट एक्स कंपोनेंट कम नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी मैं बता रहा हूं। ये बिल्कुल मिड में आ गया है। वर्टिकल कंपोनेंट अब 0 हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। फिर अब ये नीचे आना शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी थोड़ी बढ़ेगी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट हॉरिजॉन्टल रिमेन कांस्टेंट। जब ये नीचे आएगा तो फिर से वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा, और जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो ऐसा था। और ये कैसे, ऐसे गिरा, किसी एंगल पे ऐसे गिरा, ठीक है। यहाँ भी कुछ एंगल बनाए, जो भी एंगल हो, मैं अभी इसका नाम नहीं देता हूँ, और कुछ एंगल बनाएगा अल्फा बीटा, मैं कुछ नाम देता हूँ। इस मैनर में देखा जाए तो जो अभी एक्स के साथ प्रोजेक्ट हुआ था उसी एंगल से वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट किया जाएगा किसी एंगल से, तो कुछ ऐसा पाथ, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ बनाते हुए वो नीचे आ जाएगा। और यहां जो मैंने दिखाए हैं ना, देखो अब ये v है, ये थीटा है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, याद करो, vx है ना, यानी कि x कंपोनेंट, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी y कंपोनेंट। अब ये y कंपोनेंट देखो थोड़ा कम हो गया, यहां भी हो गया y कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट किसी गिवन टाइम पे। ये दोनों बराबर नहीं है, देखो ना, इसकी लेंथ में ज्यादा बनाया हूं, इसका कम बनाया हूं, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकली अपवर्ड या किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, इन दैट केस ऊपर तो जाता है ये, बट धीरे धीरे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और एक बार इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर वापस नीचे आना शुरू कर देता है। देखो अभी कुछ और वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई, अब और कम हो गई, कम हो गई, अब वो नीचे आना शुरू कर देगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे आने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ड्यू टू ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करना चाहती है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आना चाहती है। यहां भी कुछ ऐसा ही है, आपने तो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करना चाहती है। मीन्स जो उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो किधर ही होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में डिसेलरेट हो रही है। अगर एक्सेलरेशन नीचे है मीन्स ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, डिसेलरेशन है। और डिसेलरेशन का मीनिंग आपको पता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती चली जाएगी, चाहे जिस रेट से कम हो, ठीक है ना। और यहां हम एक स्मॉल हाइट के लिए 100-200 मीटर के लिए हम एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज g about 9.8 meter per second or so. It remains constant for a small height. Near the earth surface, value of g remains constant, and this is responsible to decelerate in vertically upward direction. ठीक है, या बोले to accelerate towards the vertically downward direction. समझ आई बातें? तो अब हम लोग सीखेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे कि एक गिवन वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट किया गया है तो कितना मैक्सिमम
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा और ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या इसको बोलते हैं रेंज। दिस इज नोन एज, मैंने यहां से प्रोजेक्ट किया और फिर से ग्राउंड पे आ गया, तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया फिर से ग्राउंड पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेस हुआ हॉरिजॉन्टली या बोले टुवर्ड्स एक्स, दैट इज कॉल्ड रेंज। दिस इज रेंज, ठीक है ना, ये रेंज हो गई। और जो वो मैक्सिमम हाइट, देखो यहाँ पे इतनी हाइट, फिर हाइट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, अब फिर कम होती चली गई, तो मैक्सिमम वो अपने जर्नी में कितना हाइट अचीव किया है, मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट के नाम से भी जाना जाता है, एच मैक्स, ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। और जितने टाइम तक ये ऊपर जा रहा था, या बोले देखो अभी भी ऊपर जा रहा 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 ऊपर जा रहा, हाँ अब नीचे आना शुरू हो गया, तो जितने टाइम तक ये ऊपर जा रहा था दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, है ना। और फिर जो नीचे आने का टाइम लगा मैक्सिमम हाइट से, इट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। और अगर मैं बोलूं कि टोटल टाइम, तो दोनों का सम हो जाएगा, हाफ टाइम ऑफ एसेंट हाफ टाइम ऑफ डिसेंट। मीन्स जितना टाइम इसे ऊपर जाने में लगता है सिमेट्रिसिटी से, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ऊपर जाने का मतलब जितना टाइम मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगता है, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से फिर से ग्राउंड पे आने में लगता है। और इस टोटल टाइम को, मीन्स यहां से वो देखो एयर में चला गया और फिर से वापस ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल टाइम, ठीक है। क्या क्या चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको लिखेंगे टी से। इट इज द टाइम, इट इज द टाइम in which projectile is in air, projectile is in air, है ना। जितना देर हवा में रहा वो टोटल टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ एसेंट, है ना, टाइम ऑफ एसेंट, ये क्या कहलाएगा, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड, ये भी लिख दूं, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना, टी और डी लिख दूं ऐसा, आप समझे ना, एसेंट डिसेंट, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम एच मैक्स, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल में आसान होगा ये वर्ड। टाइम ऑफ डिसेंट इन मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम, बोले तो टाइम ऑफ जो फ्लाइट होगा वो क्या ही होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट का सम होगा। और बाय डिफॉल्ट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि बोल सकते हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। अगर आप किसी तरह से फाइंड कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा, तो उसका ट्वाइस कर देंगे, इट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं
इसकी डेरिवेशन कि कैसे हम फार्मूला ड्राइव करें मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फर्स्ट थिंग्स समझते हैं, डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट। देखिए ड्राइव करेंगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, सारी चीजें, रेंज और मैक्सिमम हाइट। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। मैंने ये शो करने की कोशिश की है और आपको अब समझ भी आ जाएगा। जस्ट हमने रिपीट किए थे कि अगर ये x है, ये y है, तो जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका कंपोनेंट वो y कंपोनेंट, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो x कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगा, u cos थीटा। देखो ना, ये u है, ये थीटा है, तो ये क्या कहलाएगा, u cos थीटा, एंड दिस विल बी x कंपोनेंट। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कहलाएगा, u sin थीटा, एंड इट इज y कंपोनेंट। और मैंने बताया था कि y कंपोनेंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे ये 0 हो जाएंगे, बट x कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस चीज को समझना है। ये बात अभी आपको और लगेगी, सर y में चेंज हो रहा है, x में क्यों नहीं होगा? तो आंसर है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकली अपवर्ड मोशन को अपोज कर रही है, वो वर्टिकली अपवर्ड मोशन को अपोज कर रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा उस डायरेक्शन का मोशन अपोज नहीं होगा। मीन्स जिस वेलोसिटी से वो इनिशिएट किया है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। रिपीट कर रहा हूं, आपसे मैं पूछता हूं कि सोचो कि आप x डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहे या किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहे, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, हवा चल रही है या कुछ फ्रिक्शन है, जो भी है, तो ड्यू टू दैट आपका जो मोशन होगा वो डिसेलरेट करेगा x डायरेक्शन। अगर x डायरेक्शन में आपके जो मोशन कराना चाहते हो उसके अपोजिट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सोचो कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस होती और मैं x में मूव कराऊंगा तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बट हाँ, अगर मैं ऊपर की तरफ फेंका हूं और अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रही है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, फिर 0 हो जाएगी और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये आप करके देख सकते हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इसे x और y में डिवाइड करके पढ़ेंगे। x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एक कॉलम बना लेते हैं, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, u sin थीटा। कितना आसान है। अब क्या x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली एक्ट करती है? तो आंसर है नहीं। सर ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में क्या होगा? 0। जो चीजें वर्टिकली डाउनवर्ड है उसका x कंपोनेंट क्या होगा? 0। अभी तो आपने कंपोनेंट लेने के लिए सीखे हैं कि अगर ये देखना, दिस इज u, तो x के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, तो u cos थीटा इज द x कंपोनेंट। अब g ऐसा है, g कैसा ही है, नीचे की तरफ है, और आपका x इस डायरेक्शन में है। तो बताओ कि इसका x कंपोनेंट कितना होगा? g cos थीटा, एंड थीटा इज 90 डिग्री। cos 90 कितना? 0। मैथमेटिकली भी समझो,
मीन्स एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, तो हमारा आंसर है इट विल बी 0। बट यही चीज मैं पूछूं वाई डायरेक्शन में, तो इसे पॉजिटिव बाय एंड दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव बाय। अब मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वर्टिकली अपवर्ड लगता है या वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है? जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा सर ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और डाउनवर्ड को आपने क्या साइन देना है, नेगेटिव। सो यू हैव टू पुट माइनस ऑफ जी, एंड जी की वैल्यू क्या लिखना है आपको पता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अलग मैटर है ना, साइन नेगेटिव। ठीक है, चलो इसका भी वैल्यू नहीं लिखते, आप समझ जाएंगे ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी क्या ही होगा, नेगेटिव होगा और ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव देते हैं तो इट ऑलवेज नेगेटिव। मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि सर ऊपर जा रहा था तब तो ठीक है नेगेटिव, बट नीचे आ रहा था पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे सोचिए ना कि अर्थ तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराएगी। यस, तो जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड को आपने नेगेटिव सिंबल लिखे हैं तो इट ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, या याद रखने के लिए भी आसान होगा कि हमें वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है, वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है। चलिए, तो एक्स कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया, एक्सेलरेशन पता हो गया, वाई कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता हो गया। टाइम क्या दोनों के लिए घड़ी अलग अलग चलेगी, तो आंसर है नहीं। ये पैरामीटर दोनों में सेम होगा, टी एक्स जो होगा वही टी वाई होगा, ये अलग अलग नहीं होगा, घड़ी तो एक साथ ही चलेगी। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ एसेंट की, कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा। क्या करें, एट मैक्सिमम हाइट आप मुझे बताइएगा, मैक्सिमम हाइट, ये बिल्कुल आसान से डेरिवेशन है। एट मैक्सिमम हाइट क्या मैं लिखूं कि y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। अभी अभी तो आपने सीखे कि धीरे धीरे y में इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा जब y में वो बिल्कुल नहीं चलेगा, फिर वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो जब वो जैसे ही वो नीचे आना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उस टाइम पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो v बाय 0। और जिस टाइम पे वो जस्ट नीचे आना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। चलिए, तो इस टाइम पे तो v बाय 0 हो जाएगा। ओके, और ए वाई कितना होगा, ए वाई थोड़ी चेंज हो रहा है तो माइनस जी होगा, राइट। यू बाई कितना था सर, ये तो हमें पता ही है, यू बाई तो पता है सर, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी तो हमने लिखे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है यू साइन थीटा। ठीक है, तो अब मैं पूछ लूं आपसे, फॉर्मूला लगा देते हैं कि v बाई इज इक्वल टू, अगर मैं y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो सारा कुछ y डायरेक्शन के लिए यूज करूंगा। v बाई यू बाई प्लस ए वाई इंटू टी, पढ़े थे ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी वाई कितना, एट टाइम ऑफ एसेंट पे v वाई कितना, 0। u बाई सर यू साइन थीटा प्लस ए की वैल्यू कितनी लिखनी है सर, माइनस जी, और यही तो हमें फाइंड करना है, टाइम ऑफ एसेंट। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा यू साइन थीटा बाय जी।
दिस इज द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हो गई डेरिवेशन। क्या डिफिकल्ट लगा? कुछ डिफिकल्ट लगा? नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एक सिंपल सा डेरिवेशन कर लिया कि ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये एंगल अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि ये वर्टिकल या अपवर्ड फेंका गया हो, मीन्स एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख देना। फिर जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी प्रोजेक्शन है, वो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 90 लिखेंगे, जी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आपको फाइंड हो जाएगा कि वो कितना टाइम लगेगा उसे मैक्सिमम हाइट जाने में। क्लियर? हाँ, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को क्या बोलते हैं? थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स के साथ में एंगल है। चलिए, यू हो गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, वेलोसिटी, ये सब छोटी छोटी बातें हैं ऑफ प्रोजेक्शन। जिसे फेंका गया है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। चलिए, अगर आपको टाइम ऑफ एसेंट पता हो गया तो बोल सकते हैं सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? तो सर टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो सर ये 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट होगा, और बोले तो 2u साइन थीटा बाय जी होगा। कोई डाउट? अभी अभी हमने तो डिस्कस किए थे कि जितना टाइम इसे मैक्सिमम हाइट अचीव करने में लगता है, उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में लगता है। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में टाइम लगा u साइन थीटा बाय जी, तो मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगेगा 2u साइन थीटा बाय जी। क्लियर? तो आपने यहां पे 2 चीजें फाइंड कर ली। एक तो सोचो 3 चीजें, एक टाइम ऑफ एसेंट, इन सेम मैनर टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना? टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, एक और चीज ड्राइव करते हैं। अब हम लोग ड्राइव करते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगा। तो मैं इसे रफ कर दूं, मैं लिख देता हूं डेरिवेशन फॉर, सिर्फ यहां चेंज करते हैं, आपको तो अलग से लिखना पड़ेगा। डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। आइए मैक्सिमम हाइट के लिए कैसे ड्राइव करेंगे। हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशन हमने पढ़े थे वो सारे अप्लाई करने हैं, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट एज्यूम किया है। फॉर अ स्मॉल हाइट और नियर द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, सो यू कैन अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन डायरेक्टली। ठीक है ना? और ये क्या था याद है? तो ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही सारी चीजें हम लगा के सारा कुछ फाइंड कर लेंगे। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये से आप डायरेक्टली यहां पर यूज करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला यूज भी किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? चलो मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। और एक रिजल्ट हमें याद रखना है कि टाइम ऑफ एसेंट क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ। ठीक है? तो मैं इस स्पेस को रफ करके यहां पर लिख देता हूं जो जो फाइंड कर लिया हूं। तो अभी आपने फाइंड किया टाइम ऑफ एसेंट, और ये है u साइन थीटा बाय जी, और यहां मैं लिखता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की। चलिए मैं इसे थोड़ा रफ कर दूं, आप ऐसा कॉलम बना लेना, आपको आसान होगा।
कि एक्स कंपोनेंट क्या क्या है, वाई में क्या क्या है। चलो इसे मैं रफ कर देता हूँ। डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। चलो ये दूसरा डेरिवेशन हो गया ना, इसके लिए दूसरा फार्मूला बनेगा। तो हमें तो मैक्सिमम हाइट निकालना है, क्या करें, फार्मूला लगा दो। बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। ऐसा लगा दो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as, राइट। तो बताइए बाई डायरेक्शन के लिए तो वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और एस वाई, ठीक है ना। एस वाई ही क्या है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। अब लिखो एट मैक्सिमम हाइट वी वाई यानी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी, यहां पर वी वाई पूछा जाए, इट विल बी 0, ठीक है ना। तो अब अप्लाई कीजिए 0। क्या यू वाई में भी चेंज होगा, नहीं, वो तो कांस्टेंट है। ये यू वाई इनिशियली ऑब्जेक्ट को दिया गया है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो कितना था, इसे लिखना था u साइन थीटा प्लस 2ay, बताओ एक्सेलरेशन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, तो g। बट मैं वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहा हूं, जो भी हो। हमने तो अभी आपको बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव साइन लिखना है, अभी आपने यूज किया था -g। और एस बाई आपको पता करना है, यही यहां पे मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ। 2gh मैक्स इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो h मैक्स क्या आ गया, स्क्वायर है ना इसका, सॉरी स्क्वायर कीजिए। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h मैक्स हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, मीन्स ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम वर्टिकली इतना हाइट अचीव करेगा। हाँ, थोड़ा सा मैंने मिस कर गए थे यहाँ पे, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है, इट इज फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू आपको पता है किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। जी की वैल्यू कुछ नहीं लिखा रहे तो 9.8, और हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10 ले लिया जाता है, वो अलग मैटर है। तो चलिए ये हमने दूसरा डेरिवेशन कर लिया, डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। तरीका क्या लिखा, हमने फार्मूला लगा दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी वो 0 हो जाती है। फिर हमने उसे अप्लाई कर दिया और मेरे पास एक फार्मूला आ गया, h max इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। चलिए तो ये दूसरा भी लिख देते हैं ना, हमने दूसरा भी ड्राइव कर लिया यहाँ पे। तो ये हमने ड्राइव कर लिया h max, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, h max कितना आ गया जी, तो सर ये तो आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है।
अब करते हैं डेरिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज या बोले रेंज। ठीक है, एक ही चीज, यहाँ रेंज का मतलब समझना, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। अब बताइए, अब सारा कुछ एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। रेंज इज व्हाट, यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे फाइंड करना पड़ा यू एक्स क्या है, तो इट इज यू कॉस थीटा। वेरी गुड। यू और ए एक्स क्या है, तो इट इज 0। ठीक है, और कितने टाइम तक एयर में रहा, टाइम कितना लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तक ही मूव किया है, यानी कि 2u साइन थीटा बाय जी। इतने टाइम तक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता रहा। देखो, इनिशियली वो ऊपर जा रहा था तो भी हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा था, जब वो नीचे आना शुरू किया तो भी तो हॉरिजॉन्टल में मूव कर ही रहा था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको ऑब्स्ट्रक्शन तो मिला ही नहीं, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था वो कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। चलिए, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया, एक्सेलरेशन पता होगा, कितने टाइम तक मूव किया ये भी पता हो गया। अब मैं अप्लाई करता हूं एस एक्स, क्या लिखूं, यू एक्स टी यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। ये तो हमें फाइंड करना है, इसी को बोलेंगे रेंज। यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा। टी इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट, चलो ऐसा लिख देता हूं, प्लस हाफ ऑफ एक्स कितना, 0। तो जो भी करेंगे अब इधर हो जाएगा ये पार्ट 0, मीन्स रेंज आ गया u cos थीटा। t कितना लिखना, दिस द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं ये रेंज पता करना चाह रहा हूं, तो ये हॉरिजॉन्टली कितने टाइम तक मूव किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तक। है राइट, समझ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि यहां से हॉरिजॉन्टल मूव करना बंद कर दे, नहीं, जब ये ऊपर जा रहा था तब भी हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, और जब ये नीचे आना स्टार्ट किया तो भी हॉरिजॉन्टल मूव करना। देखो यहाँ नीचे डायरेक्टली यहाँ नहीं आ गया, ये ऐसे करके आया है, मींस एक्स डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रही है। वर्टिकली वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अब नीचे की तरफ हो गई, जैसा पहले था डिस्प्लेसमेंट वैसा नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले भी राइट हो रहा था, और देखो यहां भी राइट 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 राइट, ऑलवेज राइट अप टू टी टाइम तक, एंड टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टी कितना लिखूं, 2u साइन थीटा बाय जी। अब इसे थोड़ा अरेंज कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इसको अरेंज करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू स्क्वायर को ऐसा लिख दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। मैथ्स में एक फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज नोन एज साइन 2 थीटा। तो इसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो ये रेंज के लिए फॉर्मूला आपके पास आ गया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। चलिए, आज मैंने अभी आपको ये 3 फार्मूले और इनका डेरिवेशन बताया।
ये तीनों फार्मूले क्या क्या हैं? एक तो किसी प्रोजेक्टाइल को गिवन एंगल और गिवन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तो कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा आप बता सकते हैं, तो यू साइन थीटा बाई जी से। मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, यू साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट होगा कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। हॉरिजॉन्टल क्या रेंज होगा, इट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है ना। अब इसमें कुछ और स्पेशल केसेस भी देखेंगे। जैसे कोई पर्सन चाहता है कि वो हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम रखे। जैसे फुटबॉल में जो गोलकीपर होते हैं, कभी जब उनको चांस मिलता है तो वो चाहते हैं कि मैं यहां से किक करूं अपने गोल पोस्ट से और वो जो दूसरे गोल पोस्ट पे पहुंच जाए। यानी कि वो चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, ऊंचाई कितनी हो ज्यादा मैटर नहीं, वो चाह रहे हैं कि हमारा जो रेंज हो वो मैक्सिमम हो, यानी एक गोल पोस्ट से डायरेक्ट दूसरे गोल पोस्ट में चला जाए। अब थोड़ा सोचिए कि उनका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए अगर उनको किक करने की जो वेलोसिटी है वो फिक्स कर दी जाए, एक रेंज हो कि उससे ज्यादा वो हिट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं दे सकते, तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम। समझ रहे हैं कहां कहां यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा ये। तो अभी हमने ये डेरिवेशन सीखे हैं, ये की पॉइंट है जिसे याद रखना है, फिर इससे रिलेटेड आगे चीजें हमें समझ आएगी। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि फुटबॉल है तो उसे एक गोल पोस्ट से दूसरे में पहुंचाना है, यानी कि रेंज हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो किस एंगल पे प्रोजेक्ट करूं। आपको मैं एक हिंट देता हूं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल यानी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कितना मूव करता है, तो आंसर है 0। आपने जहां उसे प्रोजेक्ट किया है ना, वापस वहीं आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किया, 0। जब थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है 0। देखो यहाँ 90 रखोगे तो 2 इंटू 90 होता है 180, साइड 180 होती है 0, यानी कि रेंज कितना होगा 0। ठीक है। तो आइए ये सारी केसेस देखेंगे। अब मैं एक आपको यहां पर सिखा देता हूं, ये 3 फार्मूले हो गए। अब एक सिखा देता हूं कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। एक और स्पेशल केस सिखा देते हैं आपको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर गिवन वेलोसिटी angle of projection for given velocity so that range is maximum। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। मीन्स किसी को कैपेसिटी है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से ही इसे प्रोजेक्ट कर सके, तो उसी कैपेसिटी से वो क्या टेक्निक यूज करे, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल से किक करे कि उसका रेंज मैक्सिमम हो जाए, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर गिवन वेलोसिटी सो दैट रेंज इज मैक्सिमम। तो देखिए रेंज के लिए आपके पास क्या फार्मूला अवेलेबल है, हम लोग वहीं से चलते हैं। सर रेंज के लिए आपके पास जो फार्मूला अवेलेबल है वो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। मैं यहां लिखता हूं फॉर आर मैक्स, यू नहीं चेंज हो रहा, जी नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज होगा, साइन थीटा। फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा
मैक्स होना चाहिए और ये मैक्सिमम होती है 1। तो बताइए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर जो 1 है तो इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 लिख सकते हैं, है ना। साइन 90 तो 1 होती है, साइन 90 डिग्री, तो यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना 45 डिग्री। मीन्स जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो वो कितना ही हो 45 डिग्री हो, ठीक है ना। तो जब ये 45 होगा तो देखो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन ऑफ कितना 2 इंटू 45 साइन 90 1 हो जाएगा, और g यानी कि r जो मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वेयर बाय जी, ठीक है ना। तो फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज 45 डिग्री। मैं यहां लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम रेंज एक गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए फॉर आर मैक्स कितना होगा, आर मैक्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो वो 45 डिग्री होगा फॉर गिवन यू। मैं लिख देता हूं फॉर गिवन यू, यानी यू फिक्स है। तो उस केस में अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछता कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो कि वो हाइट मैक्सिमम अचीव करे, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये मैक्स हो, सर यू नहीं चेंज होना है, जी चेंज नहीं होगा, तो इसका मैक्स होना इस पे डिपेंड करेगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये तब होगी जब थीटा 90 डिग्री होगा। मीन्स इसे वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंको एक गिवन वेलोसिटी से, तब जो हाइट अचीव करेगा, और किसी एंगल पे थ्रो कर दो उस केस में जो हाइट अचीव करेगा, उन दोनों में डिफरेंस होंगे। और जब आप जिस केस में आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंके थे उस केस में एक गिवन वेलोसिटी से वो मैक्सिमम हाइट अचीव, गिवन वेलोसिटी समझ रहे हैं कि मींस वेलोसिटी हमने फिक्स कर दी है कि आपको 10 किलोमीटर पर आवर से ही प्रोजेक्ट करना है। तो उस 10 किलोमीटर पर आवर से ही प्रोजेक्ट करने में अगर आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किए हैं तो वो ज्यादा हाइट अचीव करेगा, किसी एंगल पे किए हैं तो वो कम हाइट अचीव करेगा। और यही चीज मैं यहां भी बता रहा था कि मैं वेलोसिटी फिक्स कर दूं तो क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखें कि वो रेंज मैक्सिमम हो, तो आंसर है 45 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपने कुछ सीखे हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहां पे सोल्व करके बताया था ताकि क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान सा लिया हूं कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मींस हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है 60 डिग्री, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे बताइए कि वो मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगा, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा और कितना टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। आपके पास इस केस के लिए डायरेक्टली फार्मूला अवेलेबल है, और ये सारे फार्मूले सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलिड फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से थ्रो किया गया फिर से ग्राउंड पे आ रहा है, सिर्फ उसी केस में ये सारे फार्मूले जो 3 हमने ड्राइव किए अभी वो वैलिड होंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक बिल्डिंग है यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, फिर से वो ग्राउंड पे आती है, ये बिल्डिंग है यहां से प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड पे आ रही है, तो उस केस के लिए ये फार्मूले वैलिड नहीं है, ठीक है। उसमें ट्राई नहीं कीजिएगा, मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हाँ, एच मैक्स क्या होगा, आते हैं इस पे, फार्मूला बताओ, मैं आंसर लिख रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएंगे। एच मैक्स क्या फार्मूला है सर, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हमें नहीं लग रहा है कि आपको पहचानने नहीं आ रहा है। यू कितना 50 का स्क्वायर,
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप सोल्व करना है इसे। 2 इंटू, मैं यहाँ 10 ले लेता हूं आसान बनाने के लिए। अब इसे सोल्व कर लो। इट विल बी एच मैक्स। आर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू कितना, साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री 10। सोल्व कर लीजिएगा इसे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u साइन थीटा बाय जी। 2u कितना 50 साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन में 10। इसमें सबको आप सोल्व कर लीजिएगा। आपको एच मैक्स आ गया, आर आ गया, टी आ गया। क्या मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना। ये ट्राई हो जाएगा कि आपको कितना समझ आया। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं, इसमें थोड़ी सी मैं आपसे जानना चाहूं कि आप कितना ध्यान से सुन रहे थे। एक प्रोजेक्टाइल है जिसे 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जाता है, और कुछ मैंने वर्टिकल के साथ एंगल दे दिया हूं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये 30 डिग्री है। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट क्या अचीव करेगा, रेंज क्या होगी, और कितना टाइम तक ये हवा में रहेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक चीज और मैंने पूछ ली है कि फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल वेलोसिटी एट टी बाई 4। मीन्स जब टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/4 होगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैं आपको हिंट दे दूं? चलो हिंट नहीं देते हैं इस बार, आप थोड़ा सा बारीकी से समझना। क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एट टी बाई 4 वेयर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं क्लियर कर दूं, यहां टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बाकी आप समझ रहे हैं कि एच मैक्स क्या है, आर क्या है, ठीक है। आई होप आप लोग करेंगे, और मैं तो ज्यादा मार्क्स उसे दूंगा जो ये करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज डू इट और हमें सेंड कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू।